हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेलोड स्टार। वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकेप लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे दुश्मन रेस लोफेंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि लोफेंग को मारना कितना मुश्किल होगा। एनिमीज़ का लोफेंग को मारने का प्लान पूरा फेल हो जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब लोफेंग एंसेस्ट्रल कोड सेक्ट के सीक्रेट रीजन में एडवेंचर करने जाता है, तब उसे वहाँ किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एंसेस्ट्रल कोड का सीक्रेट रीजन एकदम बाउंडलेस और बड़ा था। तभी वहाँ लोफेंग की मोशा क्लैन बॉडी दिखाई देती है। मोशा क्लैन बॉडी ने चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई गार्ड्स नहीं थे। लोफेंग ने सोचा कि एंसेस्ट्रल कोड स्कूल काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने पोर्टल यहाँ बिना सिक्योरिटी के रखा है। फिर उसने ट्रांसफॉर्म कहा और उसकी बॉडी चेंज हो गई। उसकी ओरिजिनल अर्थ बॉडी बाहर आ गई और मोशा क्लैन बॉडी इंटरनल वर्ल्ड में चली गई। उसकी ओरिजिनल बॉडी अब पहले से कई ज़्यादा पावरफुल थी, खासकर थर्ड वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद। अब वो सिल्वर विंग्स की सेकंड फॉर्म को भी प्रैक्टिस कर सकता था, जिससे उसके सर्वाइवल के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। लोफेंग ने अपने डिटेक्टर्स ऑन किए, जो सीक्रेट रीजन में एक्सप्लोर करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। कुछ दिनों तक सफ़र करने के बाद लोफेंग एक जगह रुका, जहाँ एक माउंटेन्स थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स लंबा था। उसने कैलकुलेट किया कि उसकी स्पीड के हिसाब से उसे वर्ल्ड ट्री तक पहुँचने में करीब 32 दिन लगेंगे। लोफेंग वर्ल्ड ट्री को उसकी थर्ड क्लोन बॉडी बनाने वाला था। लोफेंग के पास हाई एक्सेस अथॉरिटी थी, तो उसने स्पेशल ऑर्गेनिज्म के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी। उसने वर्ल्ड ट्री को अपनी थर्ड बॉडी के लिए चूज़ किया था। उसे पता चला कि यूनिवर्स में टोटल 9 वर्ल्ड ट्रीज थे। तो सबसे पावरफुल वाला एक यूनिवर्स नाइट या वेनरेबल, जिसका साइज़ 7 मिलियन माइल से भी बड़ा था। इसके अलावा 3 अनडाइंग लेवल के ट्रीज थे और 5 सेक्टर लॉर्ड लेवल के ट्रीज थे। लोफेंग ने वर्ल्ड ट्री को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी थी। वो एक रेंज के अंदर स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकते थे, और उनके जीन्स ह्यूमन से थाउजेंड ऑफ टाइम्स ज़्यादा पावरफुल थे। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये था कि वर्ल्ड ट्री गॉड कंट्री या इंटरनल वर्ल्ड को एम्पलीफाई या सॉलिडिफाई करने के काम आता था। लोफेंग ने सोचा कि वर्ल्ड ट्री से उसे स्पेस और टाइम दोनों की हेल्प मिलेगी, जो उसे यूनिवर्स मास्टर बनने के पाथ पर हेल्प करेगी। लोफेंग उस माउंटेन के पास खड़ा होकर अपने फ्यूचर और वर्ल्ड ट्री के बारे में सोच रहा था। लोफेंग सोच रहा था कि क्योंकि 9 वर्ल्ड ट्रीज एक साथ रहते हैं, इसलिए सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन उसे बस वर्ल्ड ट्री का एक पत्ता चाहिए था। तो उसे लगा कि ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि लोफेंग एक और चीज़ को लेकर दुखी था कि वो जगह जहाँ ये वर्ल्ड ट्रीज रहते हैं, जिसका नाम नाइट रिमोटनेस स्पेस है, और ये जगह एंसेस्ट्रल कोड सीक्रेट रीजन के सबसे डेंजरस एरिया में से एक थी। लोफेंग को पता था कि वहाँ ऐसे क्रिएचर्स है जो यूनिवर्स मास्टर को भी टक्कर दे सकते हैं। लोफेंग थोड़ा नर्वस था, जो कि नॉर्मल था, क्योंकि 9 रिमोटनेस स्पेस में हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड्स भी थे। वहाँ मिलने वाली कोई रैंडम चीज़ भी एक कीमती ट्रेजर्स हो सकती थी। कुछ देर बाद लोफेंग ने उस स्पेस की गहराइयों में उड़ना शुरू किया। वो कभी उड़ता और तो कभी टेलीपोर्ट करते हुए सफ़र कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है थंडर आइलैंड के पीक पर, जहाँ प्राइमल केओस सिटी लीडर अपने पैलेस से नीचे देख रहे थे। वो लोफेंग के बारे में सोच रहे थे कि क्या उनका स्टूडेंट लोफेंग वर्ल्ड ट्री को हासिल कर पाएगा, क्योंकि 9 रिमोटनेस स्पेस बहुत खतरनाक जगह थी, जहाँ से ज़िंदा लौट कर आना कोई आम बात नहीं है। कई सिटी लीडर को उम्मीद थी कि लोफेंग का इंटरनल वर्ल्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो वर्ल्ड ट्री को हैंडल कर सके। उनकी आंखों में लोफेंग के लिए काफ़ी उम्मीदें थी। वापस लोफेंग पर आते ही वो बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा था और सिर्फ सेफ एरियाज में ही टेलीपोर्ट कर रहा था। लोफेंग एक ऐसे एरिया में पहुंचा जो सेलेस्टियल बॉडी से खाली था। हालांकि ये एक सेफ रूट माना जाता था, पर लोफेंग के लिए ये अभी भी खतरा हो सकता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के लोफेंग के चारों तरफ एक स्पेस व्हर्लपूल बन गया, जिसका डायमीटर 6000 माइल्स था। इसका प्रेशर इतना तेज़ था कि इसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लोफेंग ने चिल्लाया और अपने सिल्वर विंग्स को खोल दिए। अब उसकी लो कंप्रेशन स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए विंग्स के एजेस गोल्डन हो गए थे, जो एक सोर्स की तरह शार्प दिख रहे थे। लोफेंग उस व्हर्लपूल में फंसा हुआ था और टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। उसने अपने विंग से व्हर्लपूल को काटना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 सेकंड बाद व्हर्लपूल स्मोक की तरह गायब हो गया और लोफेंग ने राहत की सांस ली।
व्हिरलपूल गायब होने के बाद लोफेंग अपने आसपास के नज़ारे को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। वो एक सॉलिड ग्राउंड पर था जो अलग अलग कलर्स के प्लांट्स और ट्रीज से कवर थी और हवा में फूलों की खुशबू थी। जब उसने चेक किया तो अपनी पिछली जगह से वो 300 लाइट ईयर्स दूर आ गया था। वो स्पेस व्हिरलपूल एक्चुअली एक नेचुरल पोर्टल था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो अब 9 रिमोटनेस स्पेस के काफ़ी पास आ गया था। लेकिन जब उसने डेंजर स्कैन किया तो उसे एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी। एक ब्लू एयर जो आसमान में थी, उसने स्पेस रिपल को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा था। लोफेंग ने ऊपर देखा और समझ गया कि वो अब टेलीपोर्ट करके वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लोफेंग अब बड़ी मुसीबत में फंस गया था। लोफेंग ने सोचा, या तो वो इस अननोन जगह को एक्सप्लोर करे या रास्ता ढूंढे, या दूसरा ऑप्शन था कि गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वापस बोहिनिया आइलैंड चला जाए। लोफेंग ने अपनी शार्प नज़रों से आसपास देखा। वहाँ सिवाय ब्यूटीफुल प्लांट्स के कोई और क्रिएचर्स नहीं थे। उसने फैसला किया कि वो खुद ही यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के मुताबिक ये जगह डेंजरस लिस्ट में नहीं थी और वो वापस बोहिनिया आइलैंड जाकर अपने दिन वेस्ट नहीं करना चाहता था। तभी लोफेंग के पास उस जगह का डेटा कलेक्ट होता है जिसमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोफेंग आगे उड़ने लगा। तभी अचानक डिटेक्टर ने अलर्ट किया कि आगे एक नेचुरल पोर्टल है। लोफेंग जो लाइट की स्पीड से उड़ रहा था तुरंत स्लो हो गया और मैप चेक करके वर्म होल की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो एक माउंटेन के पास पहुंचा जहां स्पेस थोड़ा डिस्टॉर्ट लग रहा था। सेफ्टी के लिए लोफेंग ने अपनी मोशा क्लेन बॉडी को कंडेंस किया, क्योंकि अगर मोशा क्लेन बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो गई तो लोफेंग दूसरी बनाकर उसे यहाँ भेज सकता है। मोशा क्लेन बॉडी ने वर्म होल में एंटर किया और तुरंत दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। सामने एक बड़ा सा बेसिन था जिसमें एक 6000 माइल्स चौड़ी लेक थी और उसके ऊपर एक ऊंचा कॉन शेप्ड पीक फ्लोट कर रहा था। मोशा बॉडी ने सेंस किया कि उसकी ओरिजिनल अर्थ बॉडी वहां से सिर्फ 6 मिलियन माइल्स दूर है, जहां वो टेलीपोर्ट करके भी पहुंच सकता है। इसी बीच लोफिंग को एक और नेचुरल वर्म होल मिला जो एक नदी के अंदर था। मोशा बॉडी ने उस नदी में डाइव लगाया और पाया कि पानी की डेंसिटी बहुत हाई थी। जब मोशा बॉडी उस दूसरे वर्म होल से निकला तो वो फिर से उसी लेक के पास पहुंच गया। लोफेंग आगे बढ़ता गया और उसे एक के बाद एक वर्म होल मिलते गए। टोटल 10,000 वर्म होल्स। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो वर्म होल्स एक बड़े मक्खी के छत्ते की तरह उस कॉन्सेप्ट पीक को कवर किए हुए थे। यह पैटर्न बिल्कुल उसके मोशा क्लेन बॉडी के लाइफ कोर जैसा था, जिसमें 10,000 कट सरफेस होते हैं। लोफेंग समझ गया कि जितनी यूनिक ये जगह है उतने ही बड़े ट्रेजर्स यहाँ हो सकते हैं, पर डेंजर भी उतना ही हो सकता है। उसने वहाँ कुछ टूटे हुए आर्मर और वेपन्स भी देखे, जिससे ये पता चलता है कि पहले भी लोग यहाँ आ चुके हैं। मोशा क्लेन बॉडी पीक की तरफ उड़ा जहाँ 10,000 वर्महोल्स थे। जैसे ही मोशा बॉडी एक केव के अंदर गया और उसने एक पत्थर को छुआ, केव की दीवारों से सिल्वर लाइट निकली और एक पावरफुल फोर्स ने उसकी बॉडी को टुकड़ों में बिखेर दिया। हालांकि मोशा क्लेन बॉडी फिर से जुड़कर रिकवर हो गई, लेकिन वो समझ गया कि ये दीवारें जैसे जिंदा है। केयरफुली आगे बढ़ते हुए मोशा क्लेन बॉडी पीक के सेंटर में पहुंचता है। वहाँ बीच में एक पुल था जो 5 छोटे पुल्स में बटा हुआ था और हर पुल का कलर और ऑरा अलग अलग था। उसी पुल के ऊपर कुछ स्पेशल क्रैक्स के बीच एक गोल्ड क्रिस्टल हवा में लटक रहा था। उस क्रिस्टल के 10,000 कट सरफेस थे जो कभी पानी की तरह तो कभी आग की तरह दिख रहे थे। मोशा क्लेन बॉडी समझ गया कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन ये जगह इतनी अनस्टेबल थी कि क्रिस्टल की एनर्जी उसे पल भर में ख़त्म कर सकती थी। मोशा क्लेन बॉडी वहाँ खड़े होकर उस 5 कलर पुल और मिस्टीरियस क्रिस्टल को देख रही थी, ये जानते हुए कि ट्रेजर के साथ साथ वहाँ मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। उसी वक्त वहाँ से 10 मिलियन किलोमीटर दूर लोफेंग चुपचाप एक पहाड़ी पर बैठा था। लोफेंग ने डिसाइड किया कि वो पहले ये पता लगाएगा कि ये पुल और स्ट्रल आखिर है क्या। लोफेंग बाबाता को इसके बारे में रिसर्च करने को कहता है। थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद बाबाता ने बताया कि वो एक 5 कलर एबिस फ्लावर है, जो कि एक ओरिजिनल ट्रू ट्रेजर है। ये सिर्फ दिखने में पुल जैसा लगता है, पर असल में उसमें पानी नहीं बल्कि यूनिवर्स के ओरिजिन पॉइंट तक जाने वाले 5 पोर्टल्स है। वो क्रिस्टल बॉल एक स्पेस हर्ट था
जो तब बनता है जब 5 कलर फ्लावर के अंदर एक लंबा वक्त गुजरता है। लेकिन अभी ये पूरी तरह सॉलिड और मैच्योर नहीं हुआ है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तभी ये एक स्टेबल क्रिस्टल बनेगा और तभी ये यूज़ करने के लायक होगा। यह सुनकर लोफेंग हैरान रह गया। उसे पता चला कि ओरिजिनल ट्रू ट्रेजर ग्रेट बीइंग्स को अपनी गॉडली बॉडीज़ बहुत तेज़ी से रिकवर करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जहाँ एक यूनिवर्स मास्टर को सेवर इंजरी से रिकवर होने में 1 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, वहीं एक ओरिजिनल ट्रू ट्रेजर्स की मदद से उस प्रोसेस को 10,000 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं, यानी रिकवरी में सिर्फ 100 साल लगते हैं। दूसरी तरफ फ्लोटिंग माउंटेन में मोशा क्लेन बॉडी उस क्रिस्टल बॉल को देखकर सोचने लगा कि ये स्पेस हर्ट उसके सिल्वर विंग्स जितना ही वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ था और उस पे स्पेस क्रैक्स दिख रहे थे। मोशा बड़ी परेशान था, क्या उसे वेट करना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये एक ओरिजिनल ट्रू ट्रेजर्स का कोर इंग्रेडिएंट था, इसलिए वो इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। तभी अचानक वहाँ से थोड़ी दूर एक फिगर लेक के ऊपर अपीयर होता है, जिसकी पूरी बॉडी स्नेक जैसी थी, लेकिन उसका सिर ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा था और उसके 3 सिर थे जो काफ़ी डरावने लग रहे थे। वो अपने हाथ में एक ब्लैक स्केप्टर पकड़े हुए खुद से बोला, मुझे 5 कलर एबिस फ्लावर ढूंढने में 3000 साल हो गए हैं। मैंने यहाँ आने वाले बहुत से लोगों को मारा है ताकि ये खबर लीक ना हो सके। उसे डर था कि अगर बात फैल गई तो यूनिवर्स के ओवरलोड वहाँ आ जाएंगे, लेकिन वो इस ट्रेजर को सिर्फ अपने लिए चाहता था ताकि वो अपनी फाइटिंग पावर बढ़ा सके। उसने पहले आसपास के 10,000 वर्महोल्स को स्कैन किया ताकि कोई और एयर वहाँ ना हो। ब्लैक स्केप्टर हाथ में लिए वो स्नेक फिगर उस फ्लोटिंग माउंटेन की तरफ उठने लगा जहाँ मोशा क्लेन बॉडी खड़ी हुई थी। फ्लोटिंग माउंटेन के बिल्कुल बीच में मोशा बॉडी एक स्पेस हार्ट क्रिस्टल को देख रही थी। ये कोई आम चीज़ नहीं थी, इसकी कीमत लोफेंग के सिल्वर विंग्स जितनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी ये पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था। लोफेंग थोड़ा परेशान होकर सोचने लगा कि ये कब मैच्योर होगा। अगर ऐसे ट्रेजर मटेरियल को पाने के लिए उसे यहाँ 1000 साल भी रुकना पड़े तो वो कीमत बहुत छोटी होगी। लोफेंग ने सोचा कि वो पहले 9 रिमोटनेस स्पेस चला जाए और किसी सोल स्लेव को यहाँ गार्ड करने के लिए छोड़ दे। लेकिन अभी लोफिंग सोच ही रहा था कि अचानक एक 3 चेहरों वाला यूनिवर्स नाइट वहाँ आ पहुँचा। उसके चेहरे पर लालच और एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था, क्योंकि वो सालों से इस स्पेस हट को गार्ड कर रहा था और इसके मैच्योर होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो नाइट माउंटेन के सेंटर में पहुंचा, उसकी नज़र सीधे लोफिंग पर पड़ी। मोशा क्लेन बॉडी को देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। उस नाइट को देखकर लोफिंग समझ गया था कि वो एक यूनिवर्स नाइट का लेवल का बंदा है। वो नाइट गुस्से से पागल हो रहा था। उसे डर था कि कहीं लोफिंग इस जगह के बारे में किसी और को ना बता दे। उसने तुरंत फैसला किया कि वो लोफिंग की सोल कंट्रोल कर लेगा ताकि बाहर कवर ना फैल सके। वो यूनिवर्स नाइट बहुत फास्ट था और उसने अपना एक सोल अटैक लोफिंग की मोशा क्लेन बॉडी पर कर दिया। लेकिन मोशा बॉडी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मोशा बॉडी तुरंत उछलकर 5 कलर पुल और स्पेस हट के बीच में जा खड़ा हुआ। ये सब देखकर लोफिंग समझ गया था कि वो नाइट उसे सोल टेक्निक से कंट्रोल करना चाहता था। तभी लोफिंग ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूँगा। तुम्हें पता है ना कि 5 कलर एबिस फ्लावर के ऊपर मेरे फटने से क्या होगा। ये सुनकर वो यूनिवर्स नाइट थोड़ा घबरा गया और उसने लोफिंग को रोकने की कोशिश की। वो नाइट डर गया क्योंकि एक एम्परर लेवल अनडाइंग के फटने से स्पेस में दरारें आ सकती थी, जिससे वो स्पेस हट को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन वो नाइट अब भी हैरान था कि उसकी सोल कंट्रोल टेक्निक फेल कैसे हो गई। वहीं 6 मिलियन किलोमीटर दूर लोफेंग की अर्थ बॉडी एक केव में छुपी हुई ये सब देख रही थी। उसने तुरंत एक स्पेशल रिंग को पत्थर की शेप में वहाँ फेंका और गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ माउंटेन के सेंटर में उस नाइट ने मोशा बॉडी के हाथ पर लगे डिटेक्टर को उड़ा दिया ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके। लेकिन डिटेक्टर टूटने के बाद भी लोफेंग उसके सामने शांत खड़ा था। लोफेंग हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? भले ही तुमने मेरा वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी वाला रिसीवर तोड़ दिया हो,
लेकिन अभी भी मेरे पास वर्चुअल यूनिवर्स का डिटेक्टर है। ये सुनकर वो यूनिवर्स नाइट वापस थोड़ा शॉक रह गया। लोफेंग ने आगे कहा कि उसने पहले से ही मैसेज सेट कर रखे हैं। जैसे ही उसका कनेक्शन टूटेगा, उसके दोस्तों और ह्यूमन क्लैन के बड़े लोगों को उसकी खबर मिल जाएगी। ये सब सुनकर वो नाइट थोड़ा सा घबरा गया, जैसे उसकी फटके चार हो गई हो। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने लोफेंग से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तभी लोफेंग ने वक्त बर्बाद करते हुए कहा कि रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। असल में लोफेंग वहाँ से भाग सकता था, लेकिन जब वो स्पेस हट के नीचे जाके खड़ा हुआ तभी मोशा बॉडी के अंदर की लाइफ क्रिस्टल और ऊपर मौजूद स्पेस हट के बीच में एक अजीब तरह का रेजोनेंस शुरू हो गया था। दोनों की 10,000 सरफेस थी। स्पेस हट से निकलने वाली एक यूनिक एनर्जी मोशा क्लैन बॉडी के लाइफ क्रिस्टल को बदल रही थी, जैसे उसमें कोई इवोल्यूशन हो रहा हो। इस रेजोनेंस की वजह से लोफेंग की स्पेस लॉ समझने की एबिलिटी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए लोफेंग उस नाइट को बातों में उलझा रहा था ताकि उसे थोड़ा और वक्त मिल सके। लोफेंग धीरे धीरे सोचने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद लोफेंग ने उस नाइट को समझाया कि ना तो वो ज़बरदस्ती स्पेसर छीनना चाहता है और ना ही वो उसके हाथों मरना चाहता है। लोफेंग ने कहा कि वो उस पर कैसे भरोसा करे कि वो नाइट उसे वहाँ से सही सलामत जाने देगा। ये सुनकर उस नाइट का चेहरा थोड़ा ट्विस्ट हुआ। फिर उसने एक ऑफ़र देते हुए कहा कि क्यों ना वो दोनों एक एडवेंचर टीम बना ले। लेकिन लोफेंग ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो कोई टीम नहीं बनाना चाहता। कुछ देर बाद लोफेंग ने कहा कि नाइट, मुझे कोई ऐसा प्लान बताओ जिससे मेरे सर्वाइवल की गारंटी मिल जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ तक कि उसने ये भी ऑफ़र कर दिया कि वो स्पेस हट को मैच्योर होने तक उसे गार्ड करेगा। अब बाहर से तो मोशा बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने इंटरनल वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था। सीन ये था कि वहाँ लाइफ क्रिस्टल और स्पेस हट की एनर्जी का फ्यूज़न चल रहा था। स्पेस हट की एनर्जीज रेजोनेट हो रही थी और मोशा क्लेन बॉडी के लाइफ क्रिस्टल में ट्रांसफ़र हो रही थी। ये एनर्जी स्पेस हट की असली एसेंस थी, जो अब मोशा क्लेन बॉडी के क्रिस्टल में शामिल हो रही थी। जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, लाइफ क्रिस्टल एक्सपांड और श्रिंक हो रहा था और उसका शेप भी चेंज हो रहा था। जैसे लोफेंग ने 9 वॉल्यूम मैनुअल से अपनी बॉडी इम्प्रूव की थी, वैसे ही मोशा बॉडी का लाइफ लेवल एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर रहा था। मोशा क्लीन बॉडी में जीन्स को इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है और ये राज सिर्फ मोशा क्लीन के सीनियर्स को ही पता होता है। लेकिन ये स्पेस हट लोफेंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने मोशा क्लीन बॉडी के जीन्स को पावरफुल बनाने की। कुछ ही देर बाद मोशा क्लीन बॉडी के इंटरनल वर्ल्ड में लाइफ क्रिस्टल पर गोल्डन इनग्रेविंग्स बनने लग गई। जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब होती गई, उतनी ज़्यादा इनग्रेविंग्स बनती गई। बाहर नाइट कुछ बोलने ही वाला था कि उसने शॉक में ऊपर देखा। लोफेंग ने भी फील किया कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक स्पेस हट के आसपास के क्रिक्स धीरे धीरे गायब होने लगे। लोफेंग को पता चल गया था कि स्पेस हट अब अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी अब खत्म हो रही थी। लेकिन नाइट को इस बात की गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि स्पेस क्रिक्स गायब हो गए। इसका मतलब ये था कि स्पेस हट अब मैच्योर हो गया है। लोफेंग की परवाह ना करते हुए उस नाइट ने स्पेस हट को हाथ लगाने की कोशिश की। तभी कर्र की एक आवाज़ के साथ वो स्पेस हट काँप उठा और उस पर वापस क्रैक्स आने लग गए। यह देखकर नाइट हक्का बक्का रह गया। उसे लगा शायद यह प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, पर वो कन्फ्यूज़न में था। देखते ही देखते क्रिस्टल पर और क्रैक्स आने लगे। असलियत में मोशा क्लेन बॉडी के अंदर लाइफ क्रिस्टल पर इनग्रेविंग्स का सेट कंप्लीट हो चुका था और इसका इवोल्यूशन पूरा हो चुका था। लोफेंग की मोशा बॉडी को फील हुआ कि जैसे वो अब स्पेस का एक हिस्सा बन चुका है। इतना सब करने के बाद अब लोफेंग को समझ में आ गया कि अब निकलने का वक्त आ गया है। उसने नाइट से कहा कि तुम अपनी स्पेस हट की देखभाल करो, मैं तो चला अपने रास्ते। और फिर लोफेंग सीधा पास में मौजूद एक वर्म होल में कूद गया और वहाँ से गायब हो गया। लोफेंग को गायब होता देख वो नाइट थोड़ा खुश था, क्योंकि अब उसे लोफेंग की कोई चिंता नहीं थी। उस नाइट को अभी भी यही लग रहा था कि उसका स्पेस हट मैच्योर हो रहा है। लेकिन तभी पेंग की एक आवाज़ के साथ वो स्पेस हट कांच की तरह फूट गया और उसके टुकड़े हवा में गायब हो गए।
ये सीन देखकर नाइट की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी जो उसके सामने हुआ। ये कैसे हो सकता है? वो इस ट्रेजर के लिए 3000 एरा से वेट कर रहा था। अब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि लोफेंग उसे पागल बना के वहाँ से निकल गया। गुस्से में वो नाइट इतना ज़ोर से चिल्लाया कि पूरा पहाड़ ही हिल गया, लेकिन वो अब रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि लोफेंग को कौन सी नई पावर्स मिली है और उसे कौन सी नई टेक्निक मिलेगी जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है।